अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन कल मैंने आपसे बताया था कि आज हमारे साथ कोई स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। वो हर्बलिस्ट है, होम्योपैथ है, सोनोलॉजिस्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रेहाना तारिक साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर अता साहब, एज़ यू नो कि आज भी हम कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि जी। कल कोलेस्ट्रॉल पे हमने बात की तो काफ़ी चीज़ें थी जो कल रह गई थी, और बहुत से हमारे नाजरीन हैं जो वक्त कमी की वजह से जो है वो कॉल नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हम हमारे नाजरीन को दोबारा बता दें कि देखें क्या वजह जी, होती है, क्यों होता है? देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल की जब जैसे हमने कल बात की थी कि ब्लड के अंदर जो है वो फैटी स्ट्रीक्स का जमना यानी चर्बी का जमना आम लफ्ज़ों में। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कई एलिमेंट्स आ जाते हैं। जब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल्स जो हमारी हैं। जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया ठीक है, है। तो हम उनको ठीक है। वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एज़ यू नो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। तो पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ, डॉक्टर अताउर रहीम से, कि कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह क्या है और किस वजह से होता है। फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी ज़रूर, जी ज़रूर। जी, देखें हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह ये है कि जो सोर्स है जी। हमारी पूरी डाइट जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। सही। अच्छा, ये एक ख़ास रेशियो में ऑन एन एवरेज ली जाते हैं। तकरीबन 60 टू 70% जो है वो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। रिमेनिंग अगर मैं कहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20% फ़ैट होता है और बाकी प्रोटीन्स आ जाते हैं। सही। बल्कि प्रोटीन्स को मैं कहूँ, सॉरी, 20% और तकरीबन कोई 8-7 से 8-10% वो फ़ैट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है और हम फैटी ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जितनी हमारी बॉडी को इस्तेमाल में चाहिए, जितनी ज़रूरत है वो एब्ज़ॉर्ब होती है, वो यूटिलाइज़ होती है एनर्जी की शक्ल में। उसके बाद जो कुछ भी इजाफ़ी होती है वो जमना शुरू होती है, यानी वो स्टोर होना शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, अब वो स्टोरिंग उसकी कहाँ पर होती है? देखें, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोरिंग शुरू हो जाती है। फैट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सही। तो जो किस्में जो स्टोर होने लगती हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ये बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये बॉडी के यानी जो मास है आपका वो उसको बल्की करते हैं। ठीक है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ओबेसिटी की तरफ भी लेके जाते हैं, यानी ओवरवेट देन ओबेसिटी। इसके साथ साथ शरियानों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस का, वो डेवलप होना शुरू होता है एंड इट टेक ईयर्स, लाइक 10 से 12-15 साल बाद लग जाते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता है। वो आहिस्ता 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 जो हमारी शरियान हैं उनको उसमें ब्लॉकिंग शुरू हो जाती है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि इंटेक ज़ायबत है आपका बढ़ेगा, उसकी वजह से अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो फिर ये डिपॉज़िट होना शुरू। डॉक्टर साहब मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है, अक्सर जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि वो जो मोटापा है इस वजह से कोलेस्ट्रॉल है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लीन थीन भी हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आप प्रॉब्लम में आते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी, आप मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल, हम आपको सुन सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी ही इसकी एक वजह नहीं है, बल्कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जो ख़ास तौर पे अब है, ये रिच फूड लेना, मुनज़्ज़म ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, मीट, आर्गन मीट इस्तेमाल करना और ऑयल ख़ास तौर पे जो बिल्कुल। हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल का बाइस बनता है। और अगर आप ज़रूरी नहीं है कि जो फैटी लोग होते हैं उन्हीं को होता है, ये बहुत दुबले पतले इंसानों को भी होता बिल्कुल। है। इसका ताल्लुक जो है वो सोच से भी, टेंशन से भी है। जब इंसान डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हैं? कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी भी होती हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अगर हम थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें और रूटीन से हट के जो कदीम ज़माने में जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती थी, जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था, जी। अगर हम इस तरफ आएँ तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको कंट्रोल ना किया जा सके या कवर अप ना हो सके। तो जी। इसमें हम आप सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम अब ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल अपनी लाइफ़ में ज़्यादा रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, ऐसी सब्जियां जिनमें पोटाशियम, कैल्शियम, फाइबर पाया जाता है। बीन्स का अगर हम ज़िक्र करें तो बीन्स में आप लोबिया है, चने हैं,
काले चने हैं उसको, इसमें फाइबर होता है, इससे काफ़ी अच्छी आपको एनर्जी भी मिलती है और आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है। जी। इसी तरह आप अगर फ्रूट्स की तरफ आएँ तो फ्रूट्स में आप जो है सेब बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें फाइबर होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, जड़ी बूटियों के हवाले से मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन पहले मैं चलती हूँ डॉक्टर अता के पास। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो HDL होता है वो क्या होता है? देखिए, जब हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ठीक है ना, जो भी हम फैट्स लेते हैं, चाहे वो घी की शक्ल में हो, बटर में हो, ऑयल फॉर्म में हो, इनमें दोनों किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। जो गुड हैं उन्हें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या HDLs कहा जाता है। इसी तरीके से जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, एक्चुअली इनकी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। जो प्लैक बन रहा है, जो शरीयान के अंदर ब्लॉकिंग कर रहा है, वो ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है वो LDLs ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, HDL जो है, जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये उसके बरक्स काम करते हैं, यानी ये एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट रखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये अगर फैटी स्ट्रीक्स जो शरियानों में चर्बी जम रही है उसको हटाने में मदद देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसे फैट्स का इस्तेमाल करें जिसमें HDL जो है वो ज़्यादा मिकदार में हो, या ऐसी सोर्सेज हों फूड की। डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूँगी। लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कुछ ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ उनको बैड बुरे उसमें वो ले आ जाता है, उनको नहीं पता कि अच्छा एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो उस हवाले से भी कुछ आगाही दीजिएगा। देखें, जो HDLs हैं, अब कहा जाए कि कौन से हम ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं घर में भी पकाने के लिए, चाहे सोयाबीन हो गया, चाहे सनफ्लावर हो गया, या कॉर्न ऑयल, या कोई भी। इसमें अगर देखा गया है कि ओलिव ऑयल के अंदर जो है, जो जैतून का जो तेल है, इसमें आपके सबसे ज़्यादा HDLs की तादाद होती है, ठीक है ना, कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो बेहतर ही होता है जो कार्डिक पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पे हम कहते हैं, या जो ओबीस पेशेंट्स हैं, कि ओलिव ऑयल को यूज़ करें ताकि उनकी HDL बढ़े। इसके अलावा ये अफोर्डेबल भी तो नहीं है अब काफ़ी। जी हाँ, तो उसमें अब ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ग़िज़ाओं का हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, हाई फाइबर डाइट्स जो हैं वो दी जाती हैं, वहाँ से भी हमें, क्योंकि देखें जो ऑयल है वो प्लांट और एनिमल सोर्सेज दोनों से है, तो जो प्लांट सोर्स से जो भी हमें ऑयल या फैट्स डॉक्टर साहब, हम ऑयल के हवाले से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ, सुमीना जी। क्या सवाल है आपका, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से या कुछ और? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ कि इनको ना कोलेस्ट्रॉल का मसला है। इनको जब वो कोई लस्सी वगैरह पीते हैं या दूध पीते हैं या कोई ठंडी चीज खाते हैं ना, तो इनके पाँव में और जिस्म में ना स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाते हैं, और फिर दर्द होती है इनको, मैदे में भी दर्द होती है इनको। इसके बारे में मैंने पूछना है। अच्छा, देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि वो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी कोई ग़िज़ा खाते हैं तो फिर उनके जिस्म में दर्द होता है। एक तो यह है कि यूरिक एसिड्स आपने चेक करवाया है उनका? तो कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया था, वो ये यूरिक एसिड भी चेक करवाया, तो ये जो है ना यूरिक एसिड वो है इनको जी, जोड़ों का दर्द, ठीक है। ठीक है, एक तो जोड़ों के हवाले से हो गया। दूसरा ये कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है हाई है, जो रिजल्ट आया, जो रिपोर्ट्स आई। हाँ जी, इनका ज्यादा है क्योंकि इनके पाँव में ना सूजन हो जाती है ज्यादा, फिर इनसे ना चला नहीं जाता, दर्द होती है। ठीक हो गया। अच्छा, देखिए, मैं चाहूँगा कि वैसे तो इसमें हम डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल उनसे भी हम इस चीज़ के हवाले से ओपिनियन भी ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी कॉलर पर? डॉक्टर साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं? थोड़ी सी साउंड डिस्टॉर्शन है। जी डॉक्टर साहब, आप बता दें। अच्छा, देखें, जैसे कि अभी आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो वैल्यूज़ बिगड़ी हुई हैं, यानी बढ़ी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में पहले तो हम कोशिश करते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, कि बॉर्डर लाइन पर हों, तो फिर हम उसको डाइट या एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। यही चीज़ कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है कि अगर इनिशियल वैल्यूज़ थोड़ी सी हाई हुई हैं, चाहे ट्राइग्लिसराइड्स की, चाहे लो डेंसिटी LDLs की या कोलेस्ट्रॉल की, तो उस सूरत में सिर्फ डाइट कंट्रोल से काफ़ी हद तक फ़र्क आता है। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ एक्सीड कर गई हैं उस लेवल से कि जो बॉर्डर लाइन पे नहीं आ रहा और हर लेवल पे बढ़ गया, तो उस सूरत में फिर हमें जो है वो मेडिसिन सपोर्ट भी देनी पड़ती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कल हम बात कर रहे थे जैसे आजकल डाइट्स हुई हुई हैं, कीटो डाइट और पर्टिकुलर, तो उसमें जो काफ़ी फैटी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो कितनी फ़ायदेमंद है? बिकॉज उसमें तो कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। जी,
या आप मुझसे पूछना चाहेंगी सवाल? मैं आपसे भी पूछ लूंगी और मैं डॉक्टर साहिबा को भी पूछूंगी, लेकिन पहले आप जवाब दे दें। अच्छा देखिए, कीटो डाइट जो है बेसिकली वो वेट रिडक्शन के लिए लोग थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें आप फैट इंटेक जो है वो अपना 60 to 70% फैट इंटेक की तरफ चले जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं और प्रोटीन्स का सपोर्ट लेते हैं, तो ये प्योर कीटो डाइट्स कहलाती हैं। अच्छा, इसको अचीव करने के लिए बहुत रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है ब्लड शुगर्स में, यानी आपके जो लिपिड प्रोफाइल है उसको मॉनिटर करना होता है कि किसी वक्त में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो, खुदा ना खास्ता वो किसी आगे बीमारी का सबब बन जाए, चाहे वो कार्डिक प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। एक चीज़। दूसरा ये है कि जब फैट्स आप ज़्यादातर डाइट में बढ़ाते हैं तो ऐसी सूरत में बॉडी क्योंकि 70% कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी ले रही होती है, अब जा रहा होता है उसकी जगह 60 to 70% फैट्स। तो होता ये है कि जो बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशंस हैं वो भी मोबिलाइज होना शुरू होती हैं, एक प्रोसेस है जिसे ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। तो ऐसी सूरत में जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो बॉडी जो है वो अपने फैट्स को कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद हम डॉक्टर साहिबा की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं निसार बात कर रहा हूँ लाहौर कैंट से। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मेरा सवाल ये है, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो पाँव में एड़ियों में दर्द होती है ये किस वजह से होती है? ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए मैं चाहूँगा नाज़मीन, मैं हम अपनी राय है वो ज़रूर देंगे, डॉक्टर साहिबा से भी हम मालूम करते हैं इस हवाले से। जी, डॉक्टर साहिबा आप क्या कहना चाहेंगी कॉलर के हवाले से? उनकी एड़ियों में काफ़ी तकलीफ है। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आप प्लीज़ कहिए। डिस्टॉर्शन है काफ़ी। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहिबा। जी जी, हम आपको सुन सकते हैं। ये है कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ज़्यादा होगा लेकिन इसको यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए। ये यूरिक एसिड की गोश्त के खाने के लिए पहले काफ़ी सवाल इस तरह का था कि पाँव में और बॉडी को सूजन आ जाती है गोश्त खाने के बाद, इस तरह के खाने के बाद, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इसको अपना यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी देखें, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा बिल्कुल सही है कि यूरिक एसिड लेवल ज़रूर चेक करवाने चाहिए, एड़ी का अगर दर्द हो या जॉइंट में पेन हो रहा है और दोनों तरफ इक्वली हो रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, अमूमन जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो किसी एक साइड पे अमूमन पेन कम होता है, जनरलाइज्ड हो रहा होता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट आ रहा है, कोई एक लोकल इफेक्ट नहीं है। तो यूरिक एसिड लेवल चेक करें। और दूसरी जो वजह बताई कि जैसे रेड मीट है, ख़ास तौर पे कलेजी का इस्तेमाल या और दूसरे, तो इससे जो है वो आपका यूरिक एसिड लेवल मज़ीद बढ़ जाता है। तो इसको रिड्यूस किया जाए, पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकलता रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना कितना ख़तरनाक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और आज बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। तो आप अगर कंसर्न है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से तो हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं आपके साथ। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा था कि कितना ख़तरनाक होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि HDL बढ़ाने के लिए और क्या आप कर सकते हैं? जी देखिए, जैसे फ़िश के हवाले से हमने बात की थी, फ़िश का इस्तेमाल बढ़ाएं। इसके अलावा ओलिव ऑयल्स जो हैं, इवन ओलिव्स इटसेल्फ, कि अगर आप वैसे ही ओलिव्स खाते हैं तो उससे भी आपका HDL बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जहन में रखें कि मैं नट्स का बताता जाऊँ। अमूमन जहन में ये होता है कि जी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं और वो नुकसान पहुँचाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं पर्टिकुलर बात करूँगा बहुत स्पेसिफिक होकर अखरोट के हवाले से। तो ये जो वॉलनट होता है अखरोट, ये एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट रखता है, यानी कि जो हमारी शरीयानों के अंदर ये चर्बी जम रही है उसको ख़त्म करने में अखरोट जो है वो मदद देता है। अच्छा, इतना मुफीद है? जी, तो इसमें अगर डेली बेसिस के ऊपर मतलब 1 से 2 अखरोट का इस्तेमाल किया जाए बहुत अच्छे तरीके से चबा के, इसमें आपने देखा होगा थोड़ा ऑयलीपन भी होता है इसमें, तो HDLs हैं बेसिकली, अच्छी क्वांटिटी है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो ये आपको समझिए एक तरीके की मेडिसिन का काम करेगा। ठीक है। जी
तो डॉक्टर साहब कोई ऐसा नट जो मतलब कोलेस्ट्रॉल के मामले में ख़तरनाक भी हो? अच्छा देखें, इसमें अमूमन कहा जाता है कैशू नट्स जो हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल ज़्यादती जो है वो, या पिस्तों का कहते हैं ठीक अमूमन। है। लेकिन अभी तक ऐसा बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इस तरह की कोई स्टडीज़ नहीं होती कि इनको इस्तेमाल किया जाए और फिर उसका इफेक्ट देखा जाए बॉडी के ऊपर। एक चीज़ तो ये है, एस्टैब्लिश नहीं होते। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये किया गया स्पेसिफिकली वॉलनट के हवाले से ज़रूर है, स्टडीज़ भी मौजूद हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हाई करता है। इसके अलावा जब हाई फाइबर डाइट की बात करते हैं तो जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं, जो मैं उस वक्त कह रहा था कि एक तो आपकी एनिमल सोर्स है जिससे आपको फैट्स मिल रहे हैं, और एक है वेजिटेबल सोर्स। तो जो वेजिटेबल सोर्स से जो आपको मिलेगा पर डॉक्टर साहब आपने जो हाई फाइबर डाइट का वर्ड इस्तेमाल किया वो क्या है, उसको भी थोड़ा क्लियर अच्छा कर देखें, देते हैं। होता क्या है कि जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स हैं जितनी भी ज़्यादा, यानी तमाम, ये चाहे उसमें करेला हो गया, तुरई हो गई, पालक हो गई, ठीक है, आपकी सैलड्स हो गए, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं वो आपकी हाई फाइबर डाइट्स देती हैं। इसके अलावा गाजर का इस्तेमाल है, वो भी आपको फाइबर्स देता है। अच्छा, पोटैटोज़ का मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि पोटैटो जो है वो वेट गेन करवाते हैं, ठीक है, आलू जो है, इसलिए हम कहते हैं कि उसको अवॉइड करें। ठीक है सर, अभी हम इस बात को हम लोग यहीं रोकते हैं, हम एक कॉलर भी साथ में ले लेते हैं। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो टीवी का वॉल्यूम कम करा। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शुमाइला, आप अपना प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरी मम्मा की ना जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा उनके ना घुटनों में बहुत पेन हो रही है और ना उनसे चला भी नहीं जाता इतना ठीक से। ठीक हो गया शुमाइला, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है, तो इंशाल्लाह अगर कोई मेडिसिन एडवाइस करनी हुई तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं उनको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूंगा। और दूसरा ये कि टीवी का वॉल्यूम क्योंकि आपका हाई है, इस वजह से इको प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करिए, कहाँ से? हेलो, फैजान बात कर रहा हूँ। जी फैजान, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि मेरी वालदा को जो है वो पेन रहता है घुटने में, सही। और घुटने में जो है मेरे ख्याल से कोलेस्ट्रॉल का भी उनको इशू है, वजन भी काफी उनका बढ़ गया है। ओके। जी जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम है? जी, ब्लड प्रेशर है, उनको ब्लड प्रेशर रहता है और उसकी वो बीपी की दवा भी ले रही हैं। और ब्लड प्रेशर फिर दवाई खाने के बाद कंट्रोल में है या हायर लेवल पे रहता है? हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा सा दवाई खाने के बाद भी थोड़ा बढ़ा रहता है उनका, ठीक है। मेरे ख्याल से तकरीबन 180 के करीब तो रहता है। फैजान, एज कितनी है वालदा की? वालजा की तकरीबन मेरी जो है 50 ईयर होगी तकरीबन। ओके, ठीक है। ठीक है। वॉकिंग, चलना फिरना रखती हैं? चलती फिरती कम है, दर्द घुटने में दरअसल ज्यादा है थोड़ा सा ना, वो बहुत ज्यादा पेन होता है उनको चलने में। ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया फैज़ान आपकी कॉल का। जैसे नाज़रीन अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें वॉकिंग, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम रिड्यूस करते चले जाएंगे दर्द की वजह से, ऑल्दो कि दर्द हो रहा है, ये इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं होता। जो भी पेशेंट जॉइंट पेन की बात करते हैं कि जॉइंट में दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा है, गलत नहीं है, हो रहा होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि थोड़ा थोड़ा सा बॉडी को मूव रखेंगे तो जॉइंट की सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, लुब्रिकेशन बेहतर होगी। अनलेस एंड अनटिल के खुदा ना खास्ता रगड़ इस हद तक पैदा होने लगे कि जॉइंट्स के दरमियान जो पैड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और बोन से बोन टकराने लगे, ऐसी सूरत में तो डेफिनेटली हम भी एडवाइस नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा मूव करें जॉइंट को, क्योंकि फिर उससे स्वेलिंग और बढ़ती है, रेडनेस बढ़ती है। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं है और बेंडिंग, फ्लेक्शन यानी एक्सटेंशन यानी बेंड करना नी का, और वो सब ठीक है, तो कोशिश करें कि चलते फिरते रहें। एक बात। दूसरा ये कि डेफिनेटली मेडिसिन की सपोर्ट्स भी चाहिए होती हैं। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, अगर कोई मेडिसिन एडवाइस चाहिए तो वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के बाद। डॉक्टर साहब, ऐसी सूरत में आप फिजियोथेरेपी का भी जी हाँ, बिल्कुल होता है, डिपेंड करता है कि कहीं पे बाज़ वक्त फिजियोथेरेपी की सपोर्ट्स, खास तौर पे जो सर्वाइकल या वर्टिब्रल इशूज़ हैं उसके अंदर हम फिजियोथेरेपी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आज से बात करूं रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल मेरा है? लास्ट टाइम मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरा AIT लेवल तकरीबन 250 आया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि आपके मिडे में गैसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर औकात मेरे सर में ना बहुत हाई किस्म का, यानी कि पूरा दिन 24 घंटे इस तरीके से ना दर्द रहता है। तो इसका कुछ बता दें मुझे कि, और उन्होंने ये भी बताया था कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 प्लस है, और आपके जो जिगर में है ना वहाँ पे जो चर्बी का लेवल है वो आपकी एज, मेरी एज है तकरीबन 32 ईयर है, उस हिसाब से ज़्यादा है।
तो इससे ठीक है, आप गाइड यानी करें। जिगर के ऊपर क्या मतलब लिवर पे जी। फैटी लिवर का भी कहा है? जी जी मैम, जी सर, मैंने कहा फैटी लिवर के हवाले जी। से भी उन्होंने कोई कहा है कि फैटी लिवर? जी 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 बिल्कुल 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 ओके। उन्होंने कहा था। ठीक है। ठीक है। ठीक अच्छा है, आसिफ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, इनका जवाब जो है हम ब्रेक के आने के बाद देंगे। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। डॉक्टर साहब मैंने आपसे पूछा था कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना ख़तरनाक है, उससे और कितनी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं? देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड्स या ओवरऑल लिपिड लेवल्स जो हैं जब हाई होना शुरू होते हैं तो शरीयानें ब्लॉक हो रही हैं। अब जब शरीयानें ब्लॉक हो रही हैं तो मुख्तलिफ बॉडी के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ जो मेन मसला आता है वो आता है हार्ट पे और ब्रेन में, क्योंकि जो इनकी शरीयानें हैं इनमें अगर ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से कुछ टाइम में के लिए मुतासर हो, कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो वो इस आज़ा को पूरा डैमेज कर सकती है। ब्रेन की अगर हम बात करें 3 से 4 मिनट तक खुदा ना खास्ता अगर ब्लड सप्लाई किसी भी एरिया की भी मुतासर होती है तो वो फालिज का सबब बनता है, स्ट्रोक का बन जाता है और बहुत सारी ब्रेन हेमरेज का भी सबब बनता है? ब्रेन हेमरेज भी, अगर देखें ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज जब होगा जैसे हाई ब्लड प्रेशर के अंदर होता है, दो वजह आते हैं ना कि किसी भी टिश्यू को या ब्रेन का कोई एक हिस्सा हो या किसी भी सेल का कोई एक हिस्सा हो जिसको ब्लड जा रहा है, वो ब्लड या तो रुक जाए या तो क्लॉट हो जाए, कोई कतला जम जाए, या फिर वो शरियानी अगर रप्चर हो जाएगी तो फिर वो आगे सप्लाई नहीं कर सकेगी। जैसे पाइप फट जाने वाली बात है कि अगर पाइप फट गया तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं। ठीक है। इसी तरीके से हार्ट का भी यही चीज़ होती है ठीक है। कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है जो हार्ट को जा रही है, जब हम कहते हैं ना हम एंजियोग्राफी करवाते हैं, एंजियोप्लास्टी या स्टेंट्स डालते हैं, वो स्टेंट्स इसलिए डालते हैं कि वो शरीयान में स्टेंट डाले जाते हैं जिसके अंदर चर्बी बन गई है और अब वो हट नहीं रही और वो एक गैप यानी इतनी प्रेस हो रही है कि जो पूरा एरिया है वो मुतासर हो रहा है, तो फिर उस जगह पे इवन स्टेंट डाला जाता है या बाईपास भी किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे कुछ मसरूफियात की वजह से। फ़िलहाल यहाँ हम आपसे अलविदा कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह वीकेंड है, अच्छे से गुजारें और मंडे को मेरी और डॉक्टर साहब की आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।